टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज जाएंगे हम सभी अंटार्कटिका, क्योंकि पढ़ना है विस्तास बुक का तीसरा चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई हमारा शिप आने वाला है बिल्कुल, जिसका नाम है एकेडमिक शुलोस्की, और उसके बैठ के हम जाएंगे अंटार्कटिका। पर हाँ, गर्म कपड़े साथ में रख लो, क्योंकि अंटार्कटिका में होती है बहुत ठंड, क्योंकि अंटार्कटिका है कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट पूरे अर्थ का। वैसे हमारे वाले गर्म कपड़े अंटार्कटिका में नहीं चलने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, रास्ते में से खरीद लेंगे। अब भाई अंटार्कटिका जाने किसके वाले साथ है, अब कौन ले जाएगा हमारे को अंटार्कटिका? तो हमारी राइटर है तिशानी दोषी, वो ले जाने वाली है आज हमारे को अपने साथ सफर पे अंटार्कटिका। क्या होगा वहाँ पे, क्या देखेंगे वहाँ पे, वो सब तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ में आ ही जाएगा। अब ये प्लान किसका बना कि तुम्हारे मेरे जैसे बच्चों को अंटार्कटिका लेकर जाएंगे? तो भाई ये प्लानिंग थी जियोफ ग्रीन नाम के एक बहुत अच्छे इंसान की। वो क्या करते थे, अपने शिप के ऊपर ना बड़े बड़े अमीर अमीर बुड्ढों को, सेलिब्रिटीज को, बहुत ही अमीर वाले लोगों को ना लेके जाते थे अंटार्कटिका। उन्हें लगा यार ये अंटार्कटिका जाके क्या ही करेंगे, फोटो खींचेंगे और वहाँ गंदी मचा के आएंगे, कभी कूड़ा फेंक देंगे, कभी कुछ करेंगे, क्या करेंगे? इनके जाने का क्या ही फायदा है, रिटायरमेंट के बाद छुट्टी बनाने तो जा रहे हैं ना, इनको ले जाके कोई फायदा नहीं होगा अंटार्कटिका। इससे अच्छा है मैं हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाता हूँ अंटार्कटिका। वो बच्चे जो समझेंगे अंटार्कटिका को देख के कि यार ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, अगर हमें जिंदा रहना है ना, अगर हम चाहते हैं ग्लेशियर्स ना पिघले, तो भाई अंटार्कटिका को सेफ रखना अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वो बच्चों को ले जाते हैं अंटार्कटिका। तो तुम भी बच्चे हो, तो चलो चलते हैं हम लोग अंटार्कटिका तिशानी दोषी के साथ में। अब तिशानी दोषी बताती हैं हमारे को कि मैं जा रही हूँ अंटार्कटिका एकेडमिक शुलोस्की नाम के शिप पे बैठ के, और जो है अंटार्कटिका क्या है, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन लिख लो, एग्जाम में लिख देना, क्वेश्चन में नंबर ही नंबर। और मेरा सफर शुरू हुआ था 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से, यानी कि मद्रास से उनका सफर शुरू होता है। और अंटार्कटिका पहुंचना भाई कोई आसान बात थोड़ी है, बहुत समय लगता है अंटार्कटिका पहुंचने में। तो उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करा, 6 चेक पॉइंट पार करे, 3 टाइप के समुद्रों को, यानी कि वाटर बॉडीज को, वो गाना है ना 7 समुद्र पार, तो भैया ये 3 समुद्र पार गई। एंड फाइनली बहुत सारे इकोस्फीयर्स क्रॉस करके ये पहुंचती है अंटार्कटिका पे। तो बहुत लंबा समय लगता है, कह रही है 100 घंटे लगभग मैंने ट्रैवल करा, बस का, ट्रेन का, प्लेन का, मिला लो तुम सबका। और जब मैंने अंटार्कटिका पे पहला कदम रखा तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई वाह, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो क्या ही जगह है। क्योंकि अंटार्कटिका कैसे लगता है भाई, बर्फ ही बर्फ, जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में गाइस बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसा लगेगा आपको जैसे आप किसी ना पिंग पोंग बॉल को देख रहे हो, जैसे कि वो टेनिस की बॉल नहीं होती व्हाइट कलर की, गोल्फ की बॉल, ऐसा लगता है। जहाँ देखो वहाँ बर्फ, आसमान और धरती मिलती हुई दिखाई देती है, एक हॉराइजॉन दिखाई होता है। और वो जो है कह रही मेरी सारी थकान, जो भी कुछ मुझे जो है थकान हुई थी सफ़र की, ये वो जितनी भी मेरी जो फीलिंग्स थी, वो सब पीस में जाके बदल जाती है जैसे ही मैं पहुंचती हूँ अंटार्कटिका। तो फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है उनको, रिलीफ मतलब क्या, चैन मिलता है उनको जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंच जाती है, मज़ेदार अंटार्कटिका में। अब जब वो अंटार्कटिका की ज़मीन पे खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ होता है यार ये तो वही जगह है जो पहले ज़माने में इंडिया के साथ में हुआ करती थी, गोंडवाना लैंड के साथ में हुआ करती थी। यानी कि अब गाइस वो हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का लेक्चर देने वाली हैं, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाली है। तो कई बार ये चैप्टर्स बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि कहते हो दीदी ज्योग्राफी हिस्ट्री क्या चल रहा है इसमें। तो मैं बताती हूँ, देखो अंटार्कटिका को वो कहती हैं कि देखो एक टाइम ऐसा था जब अंटार्कटिका, इंडिया, ये सब इकट्ठे हुआ करते थे, देयर वॉज गोंडवाना लैंड। अब तुम्हें नहीं पता है तो सिंपल देखो ये वाली स्लाइड और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। When we were in class 9 हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड के बारे में। पहले हमारा जो अर्थ था ना वो ऐसा नहीं दिखता था, पहले अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, बाद में आज के ज़माने जैसे दूर दूर हो गए। तो ये देखो तुम यहाँ पे हमारा अर्थ पहले ऐसे दिखता था, ठीक है। अब इसमें देखो ये इंडिया ये रहा, अफ्रीका ये रहा, साउथ अमेरिका ये रहा, अंटार्कटिका ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और यहाँ यूरेशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, ऐसा दिखता था हमारा अर्थ। और इस वाले ये जो पूरा का पूरा, ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट तुम्हें दिख रहा है, इसको कहते थे गोंडवाना लैंड।
अब इसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कितनी पास पास है, मतलब हम इंडियंस और अंटार्कटिका जुड़ा हुआ ही था, सोचो। और इस समय में गोंडवाना लैंड में बहुत गर्मी होती थी, बिल्कुल गर्म क्लाइमेट होता था। अंटार्कटिका में बर्फ की चादर से नहीं ढका हुआ था, गर्म क्लाइमेट होता था। और ये वो जमाना है जब धरती पे होते थे डायनासोर्स। तो चलो भैया एक डायनासोर भी देख लेते हैं। तो धरती पे ऐसे डायनासोर्स घूमते रहते थे और हम रहते थे गोंडवाना लैंड के अंदर, मतलब हम तो थे ही नहीं, ह्यूमंस तो थे ही नहीं, इंडिया ऐसा था। फिर धीरे धीरे हमारे अर्थ में होती है चेंजेस, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मूव करती हैं और इंडिया चला जाता है एशिया की तरफ, साउथ अमेरिका चला जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, अफ्रीका भी ऊपर चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी इधर हो जाता है और बस अंटार्कटिका हमारा नीचे रह जाता है। तो भाई मानो ये जॉइंट फैमिली थी, सारे भाई अलग इधर उधर होके सेटल हो गए, नीचे रह जाता है छोटा सा, नहीं छोटा थोड़ी बहुत बड़ा है, नीचे रह जाता है ये भाई अंटार्कटिका। अब ये सब तो सेटल हो गए, इसलिए अंटार्कटिका में जब ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका रह जाता है, ये कोल्ड हो जाता है, बर्फ की चादर से ढक जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है और यहाँ है बहुत ठंड। तो उनको ये याद आता है कि भाई एक ज़माना तो ऐसे भी था, कोई बहुत पुराने ज़माने की भी बात नहीं है ये। अगर हम अर्थ की क्लॉक के हिसाब से देखें तो मिलियंस ऑफ ईयर साल पहले की बात है कि भाई ये अर्थ में एक गोंडवाना लैंड होता था, ठीक है। साथ में वो सोचते हैं कि किस तरीके से हिमालयाज फॉर्मेशन हुई और इंडिया ऊपर चला गया एशिया की तरफ। एंड शी थॉट अबाउट द ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज क्या होता है, बुक में आएगा, क्वेश्चन पूछा गया, तुम कंफ्यूज हो गए, ये देखो चेक करो, समझ में आ जाएगा। तो ड्रेक पैसेज एक ओशन करंट है, ठीक है। ये ओशन करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे अंटार्कटिका के और साउथ अमेरिका के बीच में से ये ओशन करंट जाता है। इससे क्या है भाई, ये जो समुद्र चलता है ना, ओशन करंट्स, इसको जो है पूरा मैनेज करता है ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज की इंपॉर्टेंस समझती हो कहती है, ये सब भी हमारे को अंटार्कटिका जाके समझ में आएगा, क्योंकि अंटार्कटिका तो आज भी वैसा ही है जैसे गोंडवाना लैंड की एज में था। अंटार्कटिका बिल्कुल प्योर फॉर्म में वहां पे अपनी प्रेजेंट है, बस यही चीज आपको समझनी थी। ये बच्चों को समझने में इतनी दिक्कत हो जाती है, बट अब वो जो है ध्यान देती है और कहती है कि मेरे लिए, मैं एक सन वर्शिपिंग इंडियन हूँ, मेरे लिए जब मैं अंटार्कटिका की ज़मीन को देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था यार मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि वो जगह कैसी है, ना वहाँ टाइम का अंदाज़ा लगता, ना वहाँ ट्रैफिक की आवाज़ है, ना वहाँ चिड़िया की आवाज़ है, ना वहाँ टीवी चलने की आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांति होती है। और सिर्फ आवाज़ें आती है बड़े बड़े एवलांच की, यानी कि बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनके टूटने की जो है आवाज़ें आती है। तो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है अंटार्कटिका का। अब अंटार्कटिका का कैसी जगह है, अंटार्कटिका पे ह्यूमन इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। अब अगर अंटार्कटिका आप देखोगे वो प्योर फॉर्म में अपनी, जैसे ये गोंडवाना के समय पे अंटार्कटिका था ना, ये देखो ये गोंडवाना लैंड के समय पे जैसा ये था, डायनासोर थे, इंसान नहीं थे। आज भी अंटार्कटिका यहाँ नीचे अकेला बिल्कुल वैसा अपनी प्योर फॉर्म में है, क्योंकि आज भी अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन की बनाई हुई बिल्डिंग नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी जो है बिलबोर्ड्स नहीं लगाए हुए, कोई भी जो है नई नई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं वहाँ की ज़मीन में। तो अंटार्कटिका तो आज भी वैसा ही है जैसा उस ज़माने में था। तभी पता है आपको बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स बन रखे हैं अमेरिका के, बड़ी बड़ी कंट्रियों के, वहाँ पे उन्होंने बेस कैंप लगा रखे हैं और वहाँ अंटार्कटिका की ज़मीन में खुदाई करके हमारे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए वो लोग खुदाई करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स जो है हमारे अर्थ के, कि हमारे अर्थ में पहले क्या होता था, कैसे होता होगा, वो सब अंटार्कटिका की धरती के नीचे है तो हमारी धरती के नीचे भी, बट हमारे यहाँ तो वो नहीं हो सकती ना खुदाई, हम लोग रह रहे हैं, बट अंटार्कटिका में तो कोई नहीं रहता, तो इसलिए अंटार्कटिका में खुदाई होती रहती है, ठीक है। अब वो एक बारी को वहाँ अंटार्कटिका में खड़े होकर ना ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में सोचते हो ना, हम इंसानों के ऊपर उन्हें थोड़ी शर्म आती है। वो खुद सोचती है, कहती है हम लोग जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो सेटल हुई है डायनासोर के जाने के बाद, ऑल दैट 12,000 साल हुए हैं सिर्फ ह्यूमंस को अर्थ पे रहते हुए, और इन 12,000 सालों के अंदर हमने अर्थ का बिल्कुल ही बुरा हाल कर दिया। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ने अर्थ को बदले में क्या दिया है, पॉल्यूशन दिया है। एंड ये चीज़ वो कहती है कि मुझे घर बैठ के टीवी देखते हुए तो मैं सुनती हूँ ग्लेशियर बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ये सब मुझे नॉर्मल लगता था, बट आज जब मैं वहाँ अंटार्कटिका की ज़मीन पर खड़ी हुई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये ब्यूटीफुल जो आइस से बना हुआ अंटार्कटिका है, अगर ये पिघलना शुरू हो गया तो भैया हमारा क्या ही होगा, उस दिन तो हम नहीं बचने वाले। अगर अंटार्कटिका वगैरह की बर्फ पिघल गई तो उस दिन उन्हें वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी टेंशन होती है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो हमें पूरे चैप्टर में बता रही है कि कैसे घर बैठ के हमें यकीन नहीं होता, जब अगर हम भी अंटार्कटिका कभी गए ना तो हमें लगेगा यार ये क्या जगह है,
हिस्ट्री का एहसास होगा वहाँ पे, फ्यूचर का एहसास होगा आपको वहाँ पे, और प्रेजेंट तो ऐसा होगा कि हम सोच ही नहीं सकते। वो ग्रीन वाली लाइटें होती है ना, वो जो दिखाते हैं, वो जो ऐसे ऐसे चल रही होती है, नॉर्दर्न लाइट्स जो होती है, इधर तो सदर्न लाइट्स होंगी है, तो वो एस्ट्रल लाइट्स जो होती है वो भी दिखती हैं रात को, और आसमान में कोई पॉल्यूशन नहीं। सो बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है एंटार्क्टिका में जाना। ठीक है, अब वो बताती है कि मैं एंटार्क्टिका गई क्यों हूँ। हमें तो पता है ना, जियो ऑफ ग्रीन अंकल लेके गए हैं, बट हमें अब चैप्टर में खुद बताती है वो कि मैं स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है, उसके अंडर में मैं जा रही हूँ एंटार्क्टिका। क्योंकि स्टूडेंट ऑफ ऑन आइस प्रोग्राम जो है वो किसने चलाया है, जियो ऑफ ग्रीन ने चलाया है। मैंने तो आपको बता ही दिया है, ये कनेडियन है, ठीक है, कनाडा वाले हैं ये पहले सेलिब्रिटीज़ को ले जाते थे, बूढ़े लोगों को, बट बाद में इन्होंने क्यों डिसाइड करा कि यंग बच्चों को ले जाएंगे, कि भैया यंग बच्चे जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, कल को अगर कोई यंग बच्चा कोई इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाए, कोई पॉलिसी मेकर बन जाए, कोई पॉलिटिक्स में आ जाए, कोई गवर्नमेंट में आ जाए, कोई टीचर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई राइटर बन जाए, तो दुनिया को जागरूक कर पाए कि भैया पॉल्यूशन मत करो और अर्थ को बचाओ। जैसे उन्होंने ये चैप्टर लिखा, हम पढ़ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ठीक है भाई, पॉल्यूशन जितना हो सके हम अपनी तरफ से जो है उसको कम करें। अब जो है वो हमें बताती हैं कि कैसे एंटार्क्टिका में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ये आपके चैप्टर का, वो कहते हैं एंटार्क्टिका का ना जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। ठीक है, बहुत सारे जानवर नहीं है वहाँ पे, बहुत सारे लोग नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड इकोसिस्टम है। और एंटार्क्टिका से हमें ये समझ में आता है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने लगो तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। जैसे एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर आप छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही से होने लगती है। जैसे तुम डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे तो कभी सिलेबस पेंडिंग ही नहीं होगा। ये चीज़ वो एंटार्क्टिका से ऐसे बताती है हमारे को कि हमारे अर्थ का, ग्लोबल वार्मिंग का, पॉल्यूशन का ऐसा नहीं है एंटार्क्टिका पे असर नहीं पड़ा, नहीं। एंटार्क्टिका पे देखो क्या हो रहा है आजकल, समुद्र के अंदर एक टाइप का आप मानो कि ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, वो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, काइंड ऑफ एल्गी होती है वो, जो समुद्र में होती है। ठीक है, अब वो जो होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, और वो फाइटोप्लैंक्टन को बाकी मरीन लाइफ खाती है, बाकी मछली वगैरह खाएंगे उसको। अब वो जो है क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है वो एल्गी। बट अब क्या हो रहा है, ये जो हमारी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, अब इतना जब हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ओजोन लेयर फिर यूवी रेज भेज रही है, इस वजह से जो है क्या हो रहा है, जो वो फाइटोप्लैंक्टन है वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही भाई। अब अगर ये फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं करेंगे तो मरीन लाइफ खाएगी किसको, और मरीन लाइफ यानी कि मछली जब ज़्यादा खाना खाएगी नहीं तो वो मर जाएगी, और फिर आगे पूरी की पूरी जो हमारी फूड चेन होती है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि हमें अर्थ को इसलिए बचाना है क्योंकि हमें फाइटोप्लैंक्टन का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सही करना है। सिर्फ ये मत सोचो ये बचाना है, वो बचाना है, वो बचाना है अर्थ को इसलिए हमें ठीक रखना है, नहीं भैया, फाइटोप्लैंक्टन को ही अगर हम ध्यान रखें कि भैया इनका फोटोसिंथेसिस सही से हो, उसके लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस को डिक्रीज करना है, तो क्या होगा, अपने आप फाइटोप्लैंक्टन अच्छा खाना बनाएंगे, मरीन लाइफ अच्छा खाना खाएगी, फिर फूड चेन पूरी बढ़िया चलती रहेगी और हमारे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एनवायरनमेंट में। तो सिंपल वो कहती है, बाय टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, हम बड़ी चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन के लिए ही अगर हमने अपना पॉल्यूशन कम करना शुरू कर दिया तो उसका भी हमारे अर्थ पे और हमारी फूड चेन पे और बैलेंस पे बहुत मज़ेदार इफेक्ट होगा। लास्ट में वो बताती है कि क्या होता है हमारे साथ में, हमारे शिप ना एक जगह पे अटक जाता है, और वो अटका तो शिप बीच में, बर्फ़ के बीच में ना फंस गया शिप, बट वो एक्सपीरियंस उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। उनका शिप एक जगह पे बीच में अटक जाता है, वो जगह भी मैंने लिखी है यहाँ, 65.55 डिग्रीज साउथ एंटार्क्टिक सर्कल के, एंटार्क्टिका के सर्कल के 65.55 डिग्री साउथ में रुक जाता है। अब वो रुक जाता है तो भैया उनके वो जो है कैप्टन होते हैं वो कहते हैं बेटा बच्चों तुम सारे उतर जाओ। 52 बच्चों का पूरा उनका ग्रुप था, वो सबको कहते हैं कि अब तुम उतरो, तुम्हें जो है चल के जाना पड़ेगा, बर्फ़ में थोड़ी आगे, शिप को मोड़ के हम लेकर आएंगे। भाई साहब, अरे बच्चे, हम भी है ना वहाँ पे, सोच लो हम भी उतर गए भाई। वो बर्फ़ के ऊपर उतर जाते हैं, उन सब ने गोटेक्स यानी कि बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं, पूरा प्रॉपर ढके हुए हैं वो बर्फ़ से जो है बचने वाले ठंड के कपड़ों से। और वो कहती है मैंने नीचे देखा जमा हुआ समुंदर, नीचे जो है मुझे पता है कि मैंने नीचे एक पूरी एक्वेटिक लाइफ चल रही है, पूरी लिविंग मछली भी होगी, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म नीचे पानी के है, बस वो जमा हुई तो है। और कह रही वो मेरे लिए भैया नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। जब मैं
जो है जमे हुए समुद्र पे चली। कोई है ऐसे जो जमी हुई बर्फ़ पे या जमे हुए सी पे चला हो, ठीक है। तो भाई अगर हम भी बड़े होकर अंटार्कटिका जाएंगे तो भाई हम भी जो है घूम लेंगे। तो देखो उनका ये शिप अटक गया, तो सारे बच्चों को उन्होंने उतार के जो है वहाँ पे घुमवाया, ठीक है, कि बेटा तुम आगे थोड़ा चल के जाओ। और ये सब उनकी यादों के जो है दिमाग में ये यादें उनके भरती गई। अब एक याद और रही उनके दिमाग में कि जब वो वहाँ घूम रही थी कहाँ पे, बर्फ़ के ऊपर, तो वो कह रही हमने देखा सील्स को मज़े से बैठ के धूप सेक रही थी ये सील्स। तो वो कह रही मुझे याद आया यार हर जगह सब कुछ सेम ही तो होता है। हमारे यहाँ पे ना डॉगी होते हैं मद्रास में, वो जब उनको जो है बहुत गर्मी होती है ना, तो वो धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी लगती है। अब इन बेचारों को ठंड लग रही होगी सील्स को, तो ये आगे मज़े में बर्फ़ पे लेट के धूप सेक रहे थे। सो वो कहते हैं सब कुछ कितना सेम होता है। फाइनली कहती है इतना लंबा सफ़र करके, वही टाइम जोन्स, वही सारे चेक पॉइंट्स, वही सारी वाटर बॉडीज क्रॉस करके मैं पहुंची अपने घर पहुंच के जब मैं बैठी आराम से, तब मैंने सोचा कि क्या कभी ऐसा समय होगा जब अंटार्कटिका गर्म हो जाएगा। यानी कि अंटार्कटिका गर्म कब होगा, जब हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कर देंगे। क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उसे देखने के लिए रहेंगे भी हम ह्यूमंस, या हम भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स की तरह एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। तो वो हमारे अर्थ के फ्यूचर के बारे में सोचती है कि भाई जैसे पहले गोंडवाना लैंड था अलग अलग हो गए, क्या दोबारा तो कॉन्टिनेंट्स में कुछ ऐसा नहीं हलचल मच जाएगी कि कुछ डिफरेंट हो जाए, और क्या हम होंगे वो सब देखने के लिए। और फाइनली उन्हें ये समझ में आता है कि अगर हमें अपने अर्थ को बचाना है तो वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, जो भी हो अपने बेसिस पे, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट साफ रखने के लिए वी शुड टेक इनिशिएटिव्स। तभी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ये चैप्टर लिख दिया जिससे हम अंटार्कटिका के बारे में जान पाए। हम बाकी सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, यहाँ पे ये कंट्री, यहाँ पे ये कंट्री। अंटार्कटिका के बारे में आपको देखो कितना अच्छा हमारे इंग्लिश बुक से पता चला है, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको पता चली। तो चलो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। देखो कितना था, स्टोरी टेलिंग है। तुम बुक में से पढ़ते हो तुम्हें लगता है मुश्किल है चैप्टर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ये ट्रिकी हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और मैंने इस चैप्टर के जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ से देख लेना। सो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।